नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश को कवर कराया जा रहा है और यकीन मानिए इस बार बहुत ज़्यादा एमपीपीएससी द्वारा पोस्ट निकाली जाएगी जहां तक संभावना है। ठीक है, अगर 350 से 400 के बीच पोस्ट आ गई तो यकीन मानिए थोड़ा आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसलिए आपको लगातार बने रहना है और व्यवस्थित तरीके से पढ़ते रहना है। स्पेक्ट्रम आईएएस के द्वारा नवरात्रि में बहुत सारे ऑफर भी निकाले गए हैं। आप एक बार देख सकते हैं चैनल में जाके, सारी की सारी चीज़ें क्लासेस कंडक्ट हो रही है, प्रॉपर वे में क्लासेस सारी की सारी चीज़ चल रही है। इसलिए हम लोगों को बेहतरीन तरीके से एक रणनीतिक तरीके से पढ़ते चलना है। जैसा आपने पिछले वीडियो देखे, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें इतने सारे डायमेंशन आपको मिलेंगे देखने को। यकीन मानिए आपको भरोसा हो जाएगा कि वास्तव में एमपी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे ऑब्जेक्टिव किए जाते हैं। तो एक एक चीज मैंने कवर किए हैं, बस आप बने बस रहिए। यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। बस आपका प्यार, आपका आप दोस्तों को तक शेयर, और यही मेरे लिए आप क्या रहेगा, मोटिवेशन रहेगा। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, कडप्पा चट्टान के बारे में विचार कीजिए। चलो कडप्पा चट्टान के संबंध में थोड़ा बात करते हैं। ये जो कडप्पा नाम पड़ा है, याद रखिएगा, ये कडप्पा आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के नाम पर पड़ा है। ये जो कडप्पा नाम पड़ा है, याद रखिएगा, कडप्पा नाम किस पर पड़ा है? सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा जगह, वैसे पहले वो कडप्पा गांव हुआ करता था, लेकिन अब वो कडप्पा जिला हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे इसका नाम याद रखना, सबसे पहले कहाँ पे ये चट्टान पाई गई थी? कडप्पा नामक जगह पर। और ये कडप्पा नामक जगह कहाँ पे है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये बात आपको ध्यान रखना। ये जो कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है, ये आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से हुआ है। किसके किसके? आर्कियन और धारवाड़ के, ध्यान रखिएगा, आर्कियन व धारवाड़ के अपक्षय एवं अपरदन से, धारवाड़ चट्टान के अपक्षय व अपरदन से, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, अपक्षय व अपरदन से, अपक्षय व अपरदन से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर हम मध्य प्रदेश में इसकी बात करें तो ये चट्टान कहाँ पे पाई जाती है? मुख्य रूप से ये पन्ना छतरपुर, मुख्य रूप से पन्ना छतरपुर। और कहाँ पे पाई जाती है? ग्वालियर वाले बेल्ट में, ग्वालियर वाले बेल्ट में। क्योंकि यह पन्ना छतरपुर वाले बेल्ट में, याद रखिएगा, कौन सी सीरीज पाई जाती है? याद रखना, कडप्पा की बिजावर सीरीज। कौन सी? यहाँ पे पाई जाती है बिजावर सीरीज, याद रखना, बिजावर बिजावर सीरीज। और जबकि ग्वालियर वाले क्षेत्र में ग्वालियर सीरीज पाई जाती है, ग्वालियर सीरीज। कौन सी? ग्वालियर सीरीज। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पन्ना छतरपुर वाले बेल्ट में, इस कडप्पा में, याद रखिएगा, क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या पाया जाता है? हीरा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें क्या पाया जाता है? हीरा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पन्ना छतरपुर, ग्वालियर वाले बेल्ट में ग्वालियर श्रेणी में पाया जाता है। ग्वालियर वाले बेल्ट में इसी सीरीज में चूने पत्थर के भी जमाव है। वैसे तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से चूने पत्थर के जमाव है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो ये, इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर हुआ, बिल्कुल हुआ है। अभी जस्ट मैंने बताया कि इसका नामकरण आंध्र प्रदेश में एक कडप्पा जगह है, उसके नाम पर पड़ा, ध्यान रखिएगा। कडप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ, बिल्कुल हुआ है। अभी जस्ट मैंने बताया कि आर्कियन व धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया था, इस चट्टान में हीरा कैसे पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है, बिजावर सीरीज में। कहाँ पे? इसकी बिजावर सीरीज में पाया जाता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसका मतलब इसमें याद रखना, 1 2 3 सारे सही है, 1 2 3
सारे सही है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत प्यार से ध्यान रखना। और सबसे पुरानी अगर बात करें कौन सी चट्टान है, क्रम बता दें, सबसे पुरानी आर्कियन है, याद रखिएगा, सबसे पुरानी आर्कियन है। ठीक है, दूसरे नंबर में, हाँ, मध्य प्रदेश में आर्कियन कहाँ पे पाई जाती है ये भी बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे पाई जाती है आर्कियन, तो ये मैं बता देता हूँ सारे के सारे पॉइंट। ये आर्कियन कहाँ पे पाई जाती है, बुंदेलखंड रीजन में, ये भी बता देता हूँ, कभी एग्जाम में पूछ ले। मुख्य रूप से बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आर्कियन हो गया। इसके बाद धारवाड़, धारवाड़ मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से, बालाघाट, जबलपुर, बालाघाट याद रखना, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा और जबलपुर, ये वाले बेल्ट में मुख्य रूप से पाई जाती है, ये बात भी आपको ध्यान। आधा कभी, फिर यहाँ पे कड़प्पा, कड़प्पा याद रखना, कड़प्पा तो बता ही दिया कहाँ पे पाई जाता है, पाई जाती है। ये पॉइंट आपको इनके याद रखना, जगह याद रखना, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, इस बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, याद रखिएगा। गोंडवाना क्रम की, देखो कड़प्पा यहाँ पे पाई गई, ठीक है। विंध्यन क्रम कहाँ पे पाई जाएगी, जहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। जबकि गोंडवाना क्रम कहाँ पाई जाती है भी याद रखो, गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टान कहाँ पे पाई जाती है, ये दो जगह, एक तो पाई जाती है बैतूल वाले रीजन में, मतलब सतपुड़ा वाले बेल्ट में, और दूसरी अगर बात करें तो सिगरौली, शहडोल, शहडोल, ऐसे याद रखिएगा, सिगरौली, शहडोल, इन वाले बेल्ट में गोंडवाना क्रम की मध्य प्रदेश में चट्टान पाई जाती है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बघेलखंड रीजन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बघेलखंड प्लस मध्य सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा यहाँ पे लिख दो, मध्य सतपुड़ा, क्योंकि बैतूल वहाँ पे आता है, सतपुड़ा पाथरखेड़ा वाली जगह में, सतपुड़ा मतलब या कहाँ पे, पाथरखेड़ा, पाथरखेड़ा, ये भी आपको याद रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। सिगरौली, शहडोल, ये कहाँ पे अगर बात करें तो बघेलखंड रीजन में, बघेलखंड, बघेलखंड रीजन में, ये भी बात आपको प्यार से याद रखना है, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया धारवाड़ क्रम के बारे में क्या क्या बताया था, ये थोड़ा सा बात है। धारवाड़ क्रम के बारे में एक पॉइंट याद रखना, इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाया जाता है। किस तरह के, मेटलिक और नॉन मेटलिक खनिज पाया जाता है। इसे खनिजों की पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिजों की पेटी, क्योंकि इसमें खनिज पर्याप्त मात्रा में, खनिजों की पेटी याद रखना, खनिजों के पेटी कहा जाता है, ये बात आपको। जबकि गोंडवाना क्रम में क्या पाया जाता है, कोयला, कोयला के पर्याप्त निक्षेप है। जबकि विंध्यन क्रम की चट्टान में क्या है याद रखना, ये एक बार और लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, विंध्यन में क्या पाया जाता है, चूना, चूना पत्थर पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। फिर दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप की चट्टान कहाँ पे पाई जाती है आपको बता देता हूं, जैसे इंदौर, उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, ठीक है, ये धार, देवास, मतलब मालवा रीजन में कहाँ पे पाई जाती है, मालवा रीजन में, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से। और इसमें क्या प्राप्त होता है, काली मृदा, गलत मत कर देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। देख रहे हो एक प्रश्न के साथ पूरा आपको सिस्टमैटिक तरीके से एक एक पॉइंट बताना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, मेरा मोटिवेशन किसी भी कीमत में कम नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लास हो आपके लिए तो ये कंटिन्यू क्लास होगी, अगर आप नहीं चाहते तो ये कंटिन्यू फिर क्लास नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको अगर कंटिन्यू क्लास चाहिए तो सेशन को शेयर करना होगा, दूसरी चीज लाइक्स करना होगा, और एमपीपीएससी 2026 आपको सिलेक्शन लेना होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको प्यार से ध्यान दिमाग में रखना है। देखो अभी मैंने ये सारे पॉइंट आपको बता दिए, चले आगे अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश के विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है। देखो यहाँ पे ये नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से देखो, मैप में समझो ताकि आपको एग्जैक्ट याद हो जाए, एग्जैक्ट याद हो जाए, अच्छे से ध्यान रखना। ये है प्यारा सा मध्य प्रदेश, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टान, तो ये हो गया नर्मदा सोन घाटी। ये कौन सी घाटी हो गई, नर्मदा सोन घाटी हो गई, नर्मदा सोन घाटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नर्मदा सोन घाटी, क्योंकि पूरी नर्मदा सोन घाटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात और करेंगे, किसकी बात करेंगे, विंध्यन क्रम। और विंध्यन क्रम की चट्टान 3 हिस्सों में बटी है, एक तो याद रखना कैमूर, भांडेर और विंध्यन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये कहाँ से, बिहार से शुरू होती है,
तो यहाँ पे आपको बात करता हूँ, ऐसे आती है। ये हो गई कैमूर रीजन, ये कौन सी हो गई, कैमूर, याद रखिएगा। ये हो गया यहाँ पे भांडेर, ये क्या हो गई, भांडेर, भांडेर। और ये हो गई ऐसे, ऐसे, ये विंध्यन, ये विंध्यन, ये गुजरात तक फैला है, विंध्यन, याद रखिएगा। तो इसका मतलब नर्मदा नदी के किस दिशा में फैला है, ये उत्तर दिशा में। देखो पूर्व, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, तो किस दिशा में फैला है, नर्मदा नदी के उत्तर। मतलब ऐसे ऊपर जाएंगे तो उत्तर कहलाएगा, नीचे जाएंगे दक्षिण, इधर जाएंगे पूर्व, इधर जाएंगे तो पश्चिम। क्लियर हुई बातें। तो नर्मदा नदी के किस दिशा में फैला है, उत्तर दिशा में फैला है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे तो कहाँ पे फैला है, नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में फैला है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये विंध्यन क्रम की जो चट्टान है ये कहाँ से फैली है, बिहार से लेके गुजरात तक। कहाँ से कहाँ तक फैली है अगर हम बात करें तो बिहार से लेके गुजरात तक, बिहार से लेके कहाँ तक, लेकर, बिहार से लेकर गुजरात तक, गुजरात तक, बिहार से लेकर, ये बात आपको ध्यान, बिहार से लेकर कहाँ तक फैली है, गुजरात तक, गुजरात तक, याद रहेगा क्या। तो कहाँ से कहाँ तक फैली है, बिहार से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना। दूसरी चीज इसमें याद रखना, क्या याद रखना, यहाँ पे चूने पत्थर के जमाव है। और जब चूना पत्थर के जमाव हैं तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सीमेंट उद्योग को बढ़ावा, सीमेंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। सीमेंट उद्योग को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। क्लियर हुई बातें। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये बहुत प्यार से ध्यान रखना कि विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसके आसपास बहुत सारे सीमेंट इंडस्ट्री खुले हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, जैसे जैसे मैं बता दूं, अगर आपसे प्रश्न कभी पूछ ले, जैसे मैहर सीमेंट, मैहर सीमेंट उद्योग, जैसे जैसे आपको बिड़ला सीमेंट देखने को मिलेगा, बिड़ला सीमेंट। अगर ऐसे भी प्रश्न पूछे तो आप परेशान मत होइएगा। जैसे बिड़ला सीमेंट कहाँ, सतना में है, सतना। मैहर सीमेंट मैहर में है। ठीक है, याद रहे। यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म की बात कर लेते हैं, प्रिज्म की बात कर लेते हैं। और अगर बात करें रीवा में जेपी सीमेंट, रीवा में जेपी सीमेंट, समझ रहे हैं, सीमेंट, जेपी सीमेंट। धार में भी सीमेंट, क्योंकि ये वाला बेल्ट विंध्यन क्रम की चट्टानें धार तक फैली हुई, ध्यान रखना। तो धार में भी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। कहाँ पे, धार में भी है, याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। अगर आपको समझ में आ रही है सारी की सारी चीज़ें तो लाइक सेशन करना, शेयर करना ना भूलें। क्योंकि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप अपने दोस्तों तक ये सारी की सारी चीज़ें पहुँचा पाएँ। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे आपके प्रति। इसलिए सेशन को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण किया गया है। तो लाल बलुआ पत्थर से कौन से ऐतिहासिक इमारत बना है, सांची का स्तूप बना है। अगर आपको याद रहा, देखो सांची के बारे में थोड़ा सा याद रखना। सांची के बारे में आज मैं बता ही देता हूं आपको। सांची, इसे क्या कहा जाता था, याद रखना। सांची को किस नाम से जाना जाता था, चेतियागिरी, चेतियागिरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, चेतियागिरी। इसे बेदिसगिरी के नाम से जाना जाता था, बेदिसगिरी, बेदिसगिरी। इसी को किस नाम से जाना जाता था, कांकड़ाद, कांकड़ाद, कांकनाद या कांकड़ाद, याद रखना, काकनाथ के नाम से जाना जाता है। ये सांची है कहाँ, अगर हम बात करें तो ये है रायसेन में। कहाँ पे है, रायसेन में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है, रायसेन में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और अगर हम बात करें, इसको यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया, यूनेस्को साइड में शामिल है। यूनेस्को सूची किस सूची में शामिल है, ध्यान रखिएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यूनेस्को, यूनेस्को सूची में, यूनेस्को सूची में
शामिल। कब? 1989। 1989, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यूनेस्को सूची में शामिल। और अगर बात करें, इसमें 3 स्तूप हैं, एक बड़ा कारा स्तूप, एक बड़ा स्तूप, एक छोटा स्तूप है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये निर्माण किसने किया था? मौर्य शासक। मौर्य शासक किसने किया था निर्माण? अशोक ने। मौर्य शासक अशोक ने, ये याद रखिएगा। किसने? मौर्य शासक अशोक ने। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किसने निर्मित किया था? मौर्य शासक अशोक ने। यहाँ पे बौद्ध धर्म के क्या है? अवशेष रखे हुए हैं। मतलब किसके अवशेष? गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगदलायन की। किसके? किसका अवशेष रखा है? याद रखना, अवशेष याद रखना। सारिपुत्र व महामोगदलायन। सारिपुत्र और महामोगदलायन की क्या रखा है? यहाँ पे अवशेष रखे हुए हैं। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत प्यार से आपको दिमाग में रखना। तो सारिपुत्र व महामोगदलायन के क्या रखे हैं? अवशेष रखे हैं। ठीक है, क्या रखे हैं? अवशेष रखे हैं। ये याद आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट। और यहीं पे सोलर सिटी लगाया गया है। सांची को सोलर सिटी घोषित किया गया है, सोलर सिटी के रूप में घोषित किया है। और इसकी सांची की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? याद रखना, जनरल टेलर। जनरल टेलर ने। टेलर ने कब की थी? 1818 में। 1818 में। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से। यहीं पे जो तोरण द्वार का निर्माण किया था वो शुंग शासकों ने किया था। तोरण द्वार का निर्माण याद रखिए, तोरण द्वार शुंग शासकों के द्वारा बनाया गया था। शुंग शासक किसने बनाया था? शुंग शासकों ने बनाया था। तोरण द्वार का निर्माण किसने किया था? ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। शुंग शासकों ने तोरण द्वार का निर्माण किया था। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन। पशुपतिनाथ मंदिर याद रखना, मंदसौर में है। मंदसौर में। और याद रखना किस नदी के तट पर है? शिवना नदी के तट पर। शिवना नदी। और यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मंदिरों में घंटा लगाया गया। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा घंटा लगाया गया है। भारत का सबसे बजनी घंटा लगाया गया है। कितना? 3700 किलो का। याद रखिएगा, कितना? याद रखना, अगर आपको याद रखना है तो 3700 किलो का। कितने का? 3700 केजी का। याद रखिएगा, क्या लगाया गया है? घंटा लगाया गया है। सॉरी, 3700 किलो का। किलो याद रखिएगा, क्या घंटा लगाया गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये भोजपुर शिव मंदिर कहाँ है? याद रखना, ये रायसेन में है। और इसे क्या कहा जाता है? अगर बात करें, इसे क्या है? ये क्या है? मध्य भारत का शोभनाथ इसे कहा जाता है। मध्य भारत का शोभनाथ। मध्य भारत का शोभनाथ। शोभनाथ, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसी के संबंध में। इसके संबंध में क्या याद रखना है? ये याद रखना, एशिया की सबसे बड़ी शिवलिंग मानी जाती है। कुल मिला के भारत की सबसे बड़ी शिवलिंग। भारत की सबसे बड़ी शिवलिंग मानी जाती है। शिवलिंग, ये भी बात आपको याद रखना। और ये कहाँ पे है? अगर बात करें तो ये रायसेन में है। दूसरी चीज़, किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर। बेतवा नदी के तट पर। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। नचना कुठार मंदिर, ये याद रखना, नचना कुठार मंदिर कहाँ है? पन्ना में। और याद रखना, माँ पार्वती से संबंधित। माँ पार्वती से संबंधित। माँ पार्वती से संबंधित। माँ पार्वती से संबंधित। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। सारे के सारे बिंदु को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में, सारे के सारे पॉइंट को आपको रखते चलना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता? अभी जस्ट बताया था, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और चलो कोयले के बारे में बता ही देते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैप के थ्रू समझें तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा।
ताकि आपको याद हो जाए, नहीं तो आप गलत कराएंगे। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी घाटी में कोयला के जमाव है? देखो यहाँ पे है, ये क्या है? बघेलखंड रीजन। ये क्या है? बघेलखंड। यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। लो, यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। और ये वाले बेल्ट में भी गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। गोंडवाना क्यों पाई जाती है? देखो यहाँ पे, अब अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे भी जीवाश्म प्राप्त किया जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे जीवाश्म, जीवाश्म। यहाँ पे भी जीवाश्म, जीवाश्म। याद रहेगा क्या? याद रहेगा। मतलब यहाँ पे कोयला, कोयला पर्याप्त मात्रा में। यहाँ पे क्या है? कोयला, कोयला के जमाव, ठीक है। यहाँ पे भी कोयले का जमाव, कोयले का जमाव, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी नदी घाटी है? अगर हम बात करें, कल पढ़ाया था, अगर यहाँ से सोन नदी ऐसे प्रवाहित होकर ऐसे चली जाती है, यहीं से जोहिला नदी निकलती है और जाके इसमें सोन में मिल जाती है। मतलब यहाँ पे सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, जोहिला नदी घाटी, जोहिला नदी घाटी, नदी घाटी, इनमें भी क्या है? कोयले के पर्याप्त निक्षेप है। अगर आपसे पूछे कि और यहाँ पे पेंच और कान्हन, यहाँ पे अगर बात करें तो पेंच और कान्हन, कान्हन नदी घाटी में कोयले के जमाव है। पेंच और कान्हन नदी घाटी। और यहाँ पे याद रखना, बैतूल वाले क्षेत्र में कौन सा है? पाथरखेड़ा। बैतूल और सिवनी दोनों में कोयले के जमाव है। बैतूल और सिवनी, यहाँ पे लिख देता हूँ, बैतूल और सिवनी, बैतूल प्लस सिवनी, ये दोनों में क्या है? कोयले के जमाव हैं, कोयले के जमाव, ठीक है। बैतूल और सिवनी में कोयले के जमाव है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह कोयले कहाँ में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे। धारवाड़ क्रम की चट्टान को क्या कहा जाता है? कई बार बता चुका हूँ, खनिजों की पेटी, खनिजों की पेटी, याद रखना, खनिजों की पेटी। जबकि कडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? मध्य प्रदेश में हीरा। ये कई बार बता चुका हूँ, अब गलत मत करना, हीरा। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? अभी जस्ट बताया, केवल कोयला याद रखना। किसकी? कोयले के जमाव प्राप्त किया करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से अगर भारत में देखें तो ये वाले बेल्ट में कोयले के पर्याप्त जमाव है। मतलब अगर हम बात करें नदी घाटी में, अब भारत में पढ़ेंगे हम लोग, वैसे बता ही देता हूँ, पूरे भारत में अगर नदी घाटी की बात करें तो दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, याद रखना, यहाँ पे कोयले के जमाव है। दूसरा अगर बात करें सोन जोहिला घाटी, सोन जोहिला घाटी, सोन जोहिला घाटी पढ़ेंगे हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सोन जोहिला घाटी। फिर हम बात कर सकते हैं महानदी घाटी, महानदी व ब्रह्मणी घाटी, ब्रह्मणी घाटी, ये भी बात आपको याद रखना, महानदी घाटी और ब्रह्मणी घाटी। फिर हम ऐसे ही बात कर सकते हैं आगे, महानदी घाटी, ब्रह्मणी घाटी। फिर हम बात कर सकते हैं गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी। फिर हम बात कर सकते हैं कान्हन और पेंच घाटी, कान्हन प्लस पेंच घाटी। इनमें क्या है? कोयले के जमाव हैं। यहाँ पे क्या प्राप्त किए जाते हैं? अगर नदी घाटियों की भी बात करें तो यहाँ पे कोयले के पर्याप्त जमाव हैं, याद रखिएगा, कोयले के पर्याप्त जमाव हैं। और भारत में सर्वाधिक कोयला अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? इस छोटा नागपुर के पठार में, याद रखना। कहाँ पे? छोटा नागपुर का पठार, पठार में, याद रखिएगा। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है पेंच घाटी, सोन घाटी, उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको जस्ट अभी बता दी है। ये सारे के सारे देखो, यहाँ पे देखो, भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है?
अगर आपको याद आ रहा हो, मैं सारी की सारी चीज़ आपको बताया था, तो भूविज्ञान की दृष्टि से पहले भी बता चुका हूँ। देखो क्या हुआ था, संपूर्ण महाद्वीप कैसे हुआ था, जो आज 7 महाद्वीप हैं वो संपूर्ण महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे क्या कहा जाता था, पेंजिया। क्या कहा जाता था, पेंजिया। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कालांतर, और इसके चारों ओर की जो जलराशि थी, इसके चारों ओर की जो जलराशि थी उसे पैंथालासा, पैंथालासा कहा गया। ठीक है, उसे क्या कहा गया, पैंथालासा कहा गया। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसे क्या कहा गया, पैंथालासा। अगर पेंजिया की बात करें, पेंजिया की बात करें, इसका कालांतर में क्या हुआ, विभाजन, और कालांतर में विभाजन होके ये 2 भागों में बट गया। एक हो गया अंगारा लैंड, एक हो गया गोंडवाना लैंड। तो ये निचला वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और ये ऊपरी हिस्सा अंगारा या लारेसिया, अंगारा लैंड या लारेसिया, लारेसिया। ये बात आपको ध्यान रखना। और इसके बीच की जलराशि क्या कहलाई, टेथिस सागर, टेथिस सागर। ये बात आपको ध्यान रखना। और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत आता है, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। तो याद रखना, मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है, याद रखिएगा, किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये रिपीट कर दिया इन्होंने प्रश्न, इनको क्या बोलूँ मैं, काली मिट्टी। अच्छा, ये शायद कल के प्रश्न इन्होंने यहाँ पे रिपीट कर दिया क्या। अच्छा, ये यहाँ से करना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मैंने, अगर आपको याद आ रहा हो, मालवा के पठार के संबंध में जानकारी दी थी। मालवा के पठार में के संबंध में, मालवा पठार के संबंध में जानकारी दी थी। क्या जानकारी दी थी, मालवा के पठार के संबंध में, याद रखिएगा। मालवा के पठार के संबंध में क्या जानकारी दी थी, अगर आप बात कर रहे हैं। देखो, मैंने ये बताया था कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ, दक्कन ट्रैप की, याद रखना, दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक लावा से, बेसाल्टिक लावा से, लावा से। ये बात आपको याद रखना। और इस बेसाल्टिक चट्टान में क्या हुआ है, लगातार अपक्षय एवं अपर्दन। क्या हुआ है, अपक्षय व अपर्दन, अपक्षय प्लस अपर्दन। जब अपक्षय अपर्दन हुआ तो उससे क्या हुआ, काली मृदा का विकास हुआ। तो याद रखना, यहाँ पे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। लाल पीली मृदा कहाँ पे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बघेलखंड वाले रीजन में, बघेलखंड, बघेलखंड प्लस रीवा पन्ना, रीवा पन्ना वाले में भी पाई जाती है, रीवा पन्ना। ये बात आपको याद रखना। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से ये बैतूल बालाघाट वाले बेल्ट में, क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, बैतूल प्लस बालाघाट, बालाघाट, बैतूल प्लस बालाघाट वाले बेल्ट में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा अगर हम बात करें तो ये मध्य भारत के पठार में, मध्य भारत पठार में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, काली मृदा के संबंध में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसे किस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें काली मृदा के संबंध में, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, अगर हम बात करें तो इसे रेगुर मृदा के नाम से, रेगुर या कपासी मृदा, या कपासी या चेरनोजम, चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखना, रेगुर, कपासी या चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। दूसरी बात अगर हम बात करें, यहाँ यहीं पे अगर हम बात करें किससे संबंध, काली मृदा मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में पाई जाती है, और 3 तरह की, लगभग 47% भाग में, 47% हिस्से में पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ मृदा है, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है मृदा, प्लस उपजाऊ है, उपजाऊ भी है, याद रखिएगा। ये पानी पड़ने पर क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती है, इसलिए सतह जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, सतह जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है।
ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना। ये मुख्य रूप से नर्मदा सोन घाटी के पश्चिमी वाले बेल्ट में, सतपुड़ा के पश्चिमी रीजन में और मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखना। साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली, 3 तरह की काली मृदा। और यहाँ पे कपास की खेती की जाती है, सोयाबीन की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है मुख्य रूप से। ये भी बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। लैटेराइट में क्या किया, मसालों की खेती की जाती है, मसालों की खेती, ये बात आपको याद रखना। और इसे भवन निर्माण वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये उस जगह पे होती है जहाँ पे बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है, याद रखना। भवन निर्माण के लिए उपयुक्त होती है, किस लिए, भवन निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है, तो कौन सी है, टर्सरी। कई बार मैंने बताए हैं आपको, अगर याद आ रहा हो आपको। मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ किस नदी में मिल जाती हैं। मैंने कल ही बताया था, ये रिपीट भाई साहब ने किया है। कैसे मैं बताऊं, अब थोड़ा सा समझाना पड़ेगा तरीके से इनको, ठीक है। मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त, देखो यहाँ पे समझो बात को, यहाँ पे समझो बात को। ये है याद रखिएगा, मालवा का पठार। मालवा पठार याद रखिए। और मालवा पठार क्या यहाँ से कुछ नदियाँ ऐसे उद्गमित होकर चली जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना, मालवा का पठार मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ की दक्षिण की ओर की नदियाँ यहाँ पे आके नर्मदा नदी में मिल जाती हैं। मतलब याद रखना, मालवा का पठार किसका, नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का काम करता है, तो ताप्ती नदी के मध्य जल विभाजक का काम करता है। याद रखिएगा, किस नदी के बीच, ताप्ती, क्योंकि इसके दक्षिण में ताप्ती नदी भी प्रवाहित होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का काम करती है। देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, ये है क्या, यमुना नदी, यमुना नदी। और ये क्या है, याद रखना, ये है यहाँ से ऐसे जात रही सोन नदी, सोन। और यहाँ पे क्या है, याद रखना, यहाँ पे कैमूर श्रेणी, अगर आपको याद आ रहा है। ये कौन सी श्रेणी है, कैमूर। इसके बाद क्या है, भांडेर। और इसके बाद क्या है, कैमूर के बाद भांडेर, भांडेर के बाद विंध्यान। मतलब सोन नदी का पानी ये कैमूर के ऊपर नहीं जा पा रहा है, और ये कुल मिला के ये सोन का पानी यमुना में मिलना था, लेकिन सोन का पानी कहाँ पे मिलता है, गंगा में मिलता है। याद रखना। तो याद रखने, यमुना और सोन के बीच कौन सी पहाड़ी जल विभाजक का काम करती है। याद रखना, जल विभाजक का काम कैमूर पहाड़ी करती है। कौन सी, कैमूर पहाड़ी। ये बात आपको याद रखना। जल विभाजक का मतलब होता है कि कोई उच्चावच क्षेत्र है जिसमें दो नदी द्रोणी आपस में नहीं मिल पाती। मतलब समझ रहे हैं बात को, ये कोई उच्चावच क्षेत्र है, इसमें दो नदी द्रोणी क्या है, कभी नहीं मिल पाती आपस में। तो उस कारण ये क्या है, ये क्या कहलाता है, एक तरह का जल विभाजक का काम का जल विभाजक। जैसे अगर हम बात करें अरावली, अरावली, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। समझ रहे हैं बात को। ये क्या करते हैं, जल विभाजक। ये कि उच्चावच क्षेत्र हैं, ये क्या करते हैं, जल विभाजक का काम करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है।
मालवा पठार में कौन से जिला सम्मिलित नहीं है? तो देखो, क्या नीमच और सीहोर है? बिल्कुल, नीमच सीहोर। उज्जैन एवं रतलाम, देवास एवं विदिशा, बैतूल एवं बैतूल क्यों सम्मिलित होगा? बैतूल और नरसिंहपुर, ये बैतूल तो कहाँ पे शामिल है? याद रखना, सतपुड़ा वाले रीजन में, सतपुड़ा वाले रीजन में। जबकि नरसिंहपुर याद रखना नर्मदा सोन घाटी में, नर्मदा सोन घाटी में, नर्मदा सोन घाटी में, याद रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मालवा के पठार के अंतर्गत कौन से ज़िले नहीं आते, वो आपको बेहतरीन तरीके से मैप के थ्रू आपको याद करना पड़ेगा ये सारे के सारे पॉइंट। तो नर्मदा सोन घाटी में क्या आता है? नरसिंहपुर। जबकि बैतूल में बैतूल सतपुड़ा में आता है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? निवाड़ी छतरपुर, टीकमगढ़ सागर, छतरपुर अशोकनगर, नरसिंहपुर और अशोकनगर होशंगाबाद। ये थोड़ी बुंदेलखंड पठार। नरसिंहपुर और होशंगाबाद कहाँ पे सम्मिलित है? नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको याद आ रहा है सारी की सारी चीज़, ये किसके अंतर्गत आते हैं? नर्मदा सोन घाटी। जबकि निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर, ठीक है, सागर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप, और यहाँ पे किस तरह की चट्टान पाई जाती है? आर्कियन। कई बार मैंने बता दिया आपको, कई बार मैंने आपको बताया आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। बात अभी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार की नदियां आमतौर पर किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में, अगर आपको याद आ रहा है। मतलब यहाँ पे पश्चिम और उत्तर पश्चिम नहीं भैया, उत्तर और उत्तर पश्चिम नहीं, ठीक है, पश्चिम नहीं, तो कुल मिला के पूर्व दिशा, अपन ऐसे बोलते हैं उत्तर पूर्व में वैसे प्रवाहित होती, ऐसे प्रवाहित होती है कुल मिला के। कहाँ पे? मध्य भारत के पठारों की नदियाँ आमतौर पर, ठीक है, किस तरह प्रवाहित होती हैं? उत्तर पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है उत्तर पूर्व, तो आपको याद रखना पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। क्योंकि चंबल भी आपको, और उसके साथ साथ और सहायक नदियाँ हैं, वो भी आप देख सकते हैं सारे के सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सारे पॉइंटों को आपको व्यवस्थित तरीके से दें। चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, मैंने बताया था, अगर याद आ रहा हो, बघेलखंड क्षेत्र। कौन सा? बघेलखंड का पठार, कई बार मैंने बताया। और यहाँ क्यों यहाँ पे चावल ज़्यादा होता है? अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा, और चावल के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज़, यहीं पे अगर हम और बात करें तो लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। लाल पीली मृदा भी यहाँ पे पाई जाती है, बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। लाल पीली मृदा भी पाई जाती है, ये बात बहुत प्यार से दिमाग में रखना। तो लाल पीली मृदा याद रखना, अत्यधिक वर्षा याद रखिएगा, ये सारे के सारी चीज़ आपको याद रखना है। ये बघेलखंड। यहीं पे अगर हम बात करें तो कोयले के पर्याप्त निक्षेप है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें कोयले के पर्याप्त निक्षेप है, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। इसको देखो, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा। देखो, इसे 3 भागों में सतपुड़ा श्रेणी को बांटा गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो पूर्वी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा, यहाँ पे बात करें तो मध्य सतपुड़ा, सतपुड़ा, यहाँ पे बात करें तो पश्चिमी सतपुड़ा, सतपुड़ा। क्रम पूछा है क्या? पश्चिम से पूर्व, ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें पूर्वी सतपुड़ा में मैकाल क्षेत्र है, मैकाल और किरार घाटी, किरार घाटी, किरार घाटी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे महादेव याद रखना, काली भीत याद रखना, काली भीत भी, काली भीत, और क्या याद रखना? यहीं पे अगर हम बात करें चौरागढ़ याद रखना, चौरागढ़, नंदीगढ़, नंदीगढ़, ये पहाड़ी हैं यहीं पे, नंदीगढ़।
सतपुड़ा में अगर बात करें तो यहाँ पे अखरानी, अखरानी, यहीं पे आपको बड़वानी, यहीं पे अखरानी, यहीं पे आपको बड़वानी, यहीं पे आपको ग्वालीगढ़, 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 ये यहीं पे आपको बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रा, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पश्चिम में कौन है, क्या बड़वानी की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी और मैकाल, मतलब पश्चिम में तो बड़वानी है, फिर महादेव है, फिर मैकाल। क्या महाकाल है पश्चिम में? नहीं भैया। क्या महादेव है क्या पश्चिम में? नहीं। तो क्या महादेव है पश्चिम में? नहीं। क्या मैकाल पश्चिम में है? नहीं। तो यहाँ पे कौन सी श्रेणी हो जाएगी? तो यहाँ पे बड़वानी सबसे पश्चिम में अगर बात करें, ये बड़वानी है, फिर यहाँ पे मध्य में महादेव है और पूर्व में क्या? मैकाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को। बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? बुंदेलखंड पठार में कौन सा स्थान? क्या सांची है? ये तो रायसेन में है, ये रायसेन में है, याद रखिएगा। क्या होशंगाबाद? ये नर्मदा सोन घाटी में है, नर्मदा सोन घाटी में है। क्या भोपाल? ये मालवा में है। तो शिवपुरी किस में है? याद रखना, ये बुंदेलखंड का पठार में है। शिवपुरी किसके अंतर्गत आता है? ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। ये सारी के सारी ये दिए गए नंबर है, इस दिए गए नंबर पे संपर्क करें, ये जो नंबर है तो यहाँ पे संपर्क करें। और ये पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।